सर लेकिन बहुत संवेदनशील मामला है सर, कुछ तो बोलिए। युवाओं की तो सोशल इंडस्ट्रीज की आप बात कर रहे थे सर, अगर समझ में नहीं आ रहा उसको लौटाएंगे क्या सर? बहुत संवेदनशील मामला है सर, दो टिप्पणी आपकी चाहेंगे इसमें? देखिए, एक चीज तो सही बात है कि विधानसभा जो पारित है बिल, वो राजभवन में अटका है 4.5 महीने। अभी अब जैसे कृषि महाविद्यालय हमने खोला 19 और उसके बाद इस बजट में और भी है, तो इन महाविद्यालयों में हमको भर्ती करना पड़ेगा, स्टाफ की भर्ती करनी पड़ेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक के आरक्षण बिल अटका हुआ है तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। मैं तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन उधर से भी जवाब नहीं आ रहा है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है। हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार आरक्षण पर हमेशा दोमुही राजनीति करती है और आरक्षण का लाभ किसी भी वर्ग को सही ढंग से मिले यह चाह ही नहीं रही है। अभी अभी उन्होंने अपने ब्लेम गेम जो हर विषय पर वो करते हैं, केंद्र को एक चिट्ठी लिख दी कि नवी अनुसूची पे उसे लागू कर दिया जाए, जबकि केशवानंद भारती बनाम अन्य का जो वाद है 1973 का और अन्य जो वाद हैं उनमें स्पष्ट किया गया है कि नवी अनुसूची भी कोर्ट में विचारणीय है अगर वह संविधान के मूल ढांचे के विपरीत हो। इसलिए ये जबरदस्ती की सगुफेबाजी और जबरदस्ती की ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स करना भूपेश बघेल जी को बंद करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ के युवाओं से जुड़ा हुआ वो मुद्दा है जिस पर रह रहकर बहस हो रही है। हम लगातार इस बात पर बहस कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का आरक्षण का मसला कब सुलझेगा। दिसंबर में इसको लेकर विधेयक आ चुका है, लेकिन विधेयक आने के पहले भी स्थितियां वही थी और आज भी 3-4 महीने बाद भी स्थितियां वही बनी हुई है। ऐसे में आरक्षण का मुद्दा कहां जाएगा, क्या इसको लेकर चल रहा है और राज्यपाल और मुख्यमंत्री का क्या कहना है, इसके अलावा बीजेपी इसमें क्या कहती है, ये आपने सुन लिया। तो इस पर एक बार फिर से चर्चा के लिए हम जुटे हुए हैं। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करते हैं आदिवासियों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदिवासी समाज के युवा अध्यक्ष कुंदन सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो से जुड़ रहे हैं निश्चय वाजपेयी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कृष्णा कुमार मरकाम जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को जल्द शुरू करते हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर युवाओं का भविष्य दांव पर है। अगर ये मसला जल्द नहीं सुलझा तो हजारों युवा नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। उम्र निकलती जा रही है। उम्मीद थी कि इस चुनावी वर्ष में काफी भर्तियां निकलेंगी, लेकिन वो भर्तियां नहीं निकल पा रही हैं। मुख्यमंत्री इस संबंध में चिंता जता रहे हैं, पत्र भी उन्होंने प्रधानमंत्री को लिख दिया है। अब एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कृष्णा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। राज्य सरकार बार बार इस बात का जिक्र कर दी है कि आरक्षण का विधेयक जो है वो पेंडिंग है, इसलिए हम भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं। हालांकि कोई पाबंदी नहीं है, भर्ती आप लोग निकाल सकते हैं, पुराने आरक्षण के हिसाब से भर्ती होगी। लेकिन आप लोग ये बताने से नहीं चूकते कि ये भर्तियां जो रुकी हुई है वो आरक्षण बिल की वजह से है। क्या चाहती है कांग्रेस, क्या इसमें कांग्रेस का पक्ष है? प्रधानमंत्री को आप लोगों ने पत्र क्यों लिखा है? आदरणीय तिवारी जी, कांग्रेस की मंशा और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मंशा एकदम साफ स्पष्ट है और उन्होंने 2 दिसंबर को विधानसभा में एक स्वर से सभी लोग उनको विधेयक को पारित किए हैं और विधेयक पारित होने के बाद आपको याद दिलाऊंगा 7 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलते हैं और अनेक पेपर, टेलीविजन और मीडिया के माध्यम से हमको देखने को और सुनने को मिलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मंशा स्पष्ट नहीं है इस आरक्षण पर। इस वजह से राज्यपाल से मिलकर के उन्होंने इस पर रोक लगाई थी और माननीय राज्यपाल महोदय ये मंशा थी उनका और उन्होंने माननीय भूपेश बघेल जी भी बोले थे कि आप विधेयक लाइए, 32% आरक्षण लाइए आदिवासियों का, हम हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रोड़ा की वजह से, कहीं ना कहीं उनकी मनाही की वजह से राज्यपाल उसके बाद मना कर दिए और अंततः उन्होंने 10 सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे, लेकिन 10 सवाल का उत्तर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सहजता और सरलता से उन्होंने इनका पूरी बखूबी से उन्होंने उत्तर दिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है, अभी तक एक बार भी ना
माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल महोदय को, जिस समय हमारे सुश्री अनुसुईया उइके जी थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उस बिल पर हस्ताक्षर कीजिए ताकि लाखों जो बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार मिल सके, नौकरियां मिल सके। और कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी जो बोले हैं कि आरक्षण की वजह से कहीं ना कहीं नौकरियां रुकी हुई है, और स्वाभाविक बात है, मैं भी एक आदिवासी नौकरी तो निकाल सकते हैं आप लोग, आरक्षण की पुरानी व्यवस्था तो लागू है। हाँ, वो लागू है, लेकिन कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी केवल आदिवासी नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के एक एक बेरोजगारों के प्रति वो उनकी संवेदनशील, वो एक गंभीर सोच है और सभी के प्रति उन्होंने सोचा है। और रही बात आरक्षण, केवल छत्तीसगढ़ नहीं, आप झारखंड को देखिए, झारखंड में ऐसा वहां बिल पर हस्ताक्षर किए हैं, तो केवल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बीजेपी की रोड़ा है, और कहीं ना कहीं उनकी मंशा नहीं है कि वो कांग्रेस की सरकार में वो बिल पर हस्ताक्षर की जाए। वाजपेयी जी, आपने सुना कांग्रेस का तर्क, मुख्यमंत्री का भी तर्क पत्र लिखा गया है। आरक्षण अभी तक विधेयक अटका हुआ है, जब तक अटका हुआ है तब तक नौकरियां भी अटकी हुई है। युवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? इस पॉलिटिक्स में युवा क्यों पिस जा रहे हैं? देखिए, एक बात तो है इसमें, जो भूपेश बघेल जी की जो मंशा है ना, वो बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, ये एकदम स्पष्ट है। आप देखिए, पहले आपको मैं बताऊं, जिस समय ये बिल वहां गया तो उसको कोर्ट में जिस बिल को 58% के सीमा होने के कारण से वापस कर दिया, जिसका इन्होंने ठीक से वहां पे पक्ष नहीं रखा था, उस बिल के अगेंस्ट में एक नया बिल लेके आए जो 76% कुल आरक्षण रखता है। ठीक है, तो चूंकि हमारी जो उस तत्कालीन राज्यपाल महोदया थी, वो स्वयं आदिवासी हितों के लिए लड़ने वाली एक बड़ी कानून को समझने वाली महिला थी। उनका कहना यह था कि इसको विधि सम्मत होना चाहिए, तभी तो इसका लाभ मिलेगा। इसको उलझाना नहीं है, आदिवासियों के हक को उलझाना नहीं है। क्या ये विधि सम्मत है? ऐसा उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, तो उसका पहला जवाब आया भूपेश बघेल जी का कि आपको सवाल पूछने का हक नहीं है। राज्यपाल को आपको याद होगा, राज्यपाल को सवाल पूछने का हक नहीं है, ऐसा उन्होंने कह दिया था, अधिकार नहीं है वो। उसके बाद कोर्ट चले गए राज्यपाल जी के, यानी ये जानकारी कि आप जो कर रहे हैं वो लीगल है कि इलीगल है, आपकी संवैधानिक सीमा की जितनी मान्यताएं हैं, जितनी आवश्यकताएं, आपने पूर्त की है कि नहीं की है। आपने क्वांटिफाइबल डेटा का काम, समिति का काम, ये सब कर लिया है ना भैया। आप चूंकि 50% की सीमा को लांघ रहे हैं, तो विशिष्ट परिस्थितियों का क्या उल्लेख है? प्रशासनिक दक्षता को लेकर के आपका क्या कहना है? इसको लेकर के ऐसे बड़े महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल उन्होंने उठाए थे, ताकि ये आरक्षण बिल वापस से जाकर के कोर्ट में ना उलझ जाए और हमारा आदिवासी समाज वापस से वंचित ना हो जाए। इस भाव उनको इस तरीके से बोला, कोर्ट चले गए, कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, हम इस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं कि राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, एक संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति, कुल मिला के जो उनके स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं, वो जानबूझ के इसको इस मामले को लंबित रखना चाहते हैं। जैसा आप बोल रहे थे कि भर्ती तो वो कर सकते हैं, युवाओं का भविष्य बन सकता है, आरक्षण लागू हो सकता है, वनवासी आदिवासी समाज को, एससी समाज को, समस्त वंचित वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल सकता है, लेकिन वो जानबूझ के एक ऐसी सीमा तक लेके जा रहे हैं जहां संविधान उस चीज को अलाउ नहीं करता है। और ये केवल राजनीति चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आदिवासी समाज को 32% का आरक्षण मिलता था। अब जिसके लिए वो बोल रहे हैं कि आरक्षण की विरोधी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आरक्षण, पूरे शासनकाल में भाजपा के राज्य शासन में 32% का आरक्षण आदिवासी समाज को उपलब्ध था। एससी समाज को भी आरक्षण मिल रहा था, आपके ओबीसी समाज को भी आरक्षण मिल रहा था, सबको आरक्षण मिल रहा था, पूरे समय मिला। और ये देखिए, ये जो मंशा है इनकी, इनको स्पष्ट तौर पे हमारे आदिवासी भाइयों को, वंचित वर्ग को, सभी लोगों को समझना चाहिए कि ये आपका आरक्षण रोक रहे हैं। ठीक है, तो तर्क अपने हैं दोनों पक्षों के। अब चलते हैं युवाओं से ही समझ लेते हैं। आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुंदन जी। कुंदन जी, ऐसे में जब इनका अलग तर्क है, बीजेपी अलग तर्क दे रही है, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो इस टाइप के बात कह रहे हैं, युवा क्या सोचता है? युवा कब तक इंतजार करेगा? आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, जब से 2 दिसंबर से विधेयक राज्य भवन में लंबित है, हम लोगों ने बहुत बार प्रयास किया, माननीय महामहिम जी से मिलने का, हमारी मुलाकात भी हुई, हमने अपनी बातें स्पष्टता से महामहिम के सामने रख दी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक तो वो लटका हुआ है। और जब से नए राज्यपाल आए हैं,
हमने उस बीच में एक बार राजभवन का भी घेराव किया था, अल्टीमेटम भी दिया था कि जल्दी से जल्दी इस पर हस्ताक्षर करके अनुमोदन कर दे ताकि युवाओं का भविष्य और आदिवासियों का भी भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन उसके बाद जब राज्यपाल बदली और जब नए राज्यपाल, जिस दिन उन्होंने शपथ लिया, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज उसी दिन वहां पर एक आवेदन लगाया कि आरक्षण के संबंध में हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। आज कितना दिन हो गया उनको यहाँ पर आए, लेकिन अभी तक उन राजभवन से हमें भी कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है कि हम अपने बातों को महामहिम के सामने रख सके और उनके विचार जान सके कि आखिर वो चाहते क्या है आरक्षण के विषय पर। लेकिन देखिए, जब तक अभी फिलहाल 4.5 महीना हो गया है, ये लंबित है, इससे टोटल नौकरियां पूरी रुक गई हैं, प्रमोशंस भी रुक गए हैं, बहुत सारी चीजों में मतलब भर्तियां टोटल रुक गई हैं, नौकरी निकल नहीं रहे हैं, वैकेंसीज निकल नहीं रही हैं, युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, एज बार्ड होते जा रहा है। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार कौन है ये हम कैसे बताएं? देखिए, जैसे ही अपास्त हुआ था 19 सितंबर को, जब अपास्त हुआ था, हमने तत्काल मुख्यमंत्री जी के पास समय लिया और उनसे मिलकर हमने अपने बातों को रखा कि भाई ऐसा ऐसा धन्यवाद दिया था आप लोगों ने जी। फिर हम लोगों ने ही उनको सजेस्ट किया था कि आप वापस दूसरा विधेयक लाकर इसको, मतलब जो विधेयक 2 दिसंबर को आया तो ला के आरक्षण को वापस करिए और 9वीं अनुसूची में शामिल करिए। हम तभी बोल चुके थे। ये सीएम साहब से अगर कोई पूछ सकता है तो वो बताएंगे भी कि सर्व आदिवासी समाज की ही मांग थी कि इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। लेकिन अभी तक जैसे राजभवन में अभी तक लंबित है, तो अनिश्चित काल के लिए लंबित हो सकता है। लेकिन इससे फायदा क्या हो रहा है समाज को? न किसी युवा को फायदा हो रहा है, न समाज को फायदा हो रहा है। बस हम लोग देख रहे हैं, हम करे तो करे क्या वाली स्थिति में आ गए हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों पक्षों के तर्कों को तो आपने सुन लिया है। एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन पहले चलते हैं अनुरागी जी के पास। कृष्णा जी, ये बीजेपी का भी तर्क सही है कि ऐसे समय में जब आरक्षण को लेकर लगातार कोर्ट में याचिकाएं हैं और एक नियम बना हुआ है कि उस कैप के अंतर्गत सबको आरक्षण देना है, आप लोगों ने तो सबको उस सीमा के भी अधिकतम स्तर पर ले गए, 76% हो जा रहा है कुल। ऐसे में ये आरक्षण लागू हो नहीं पाएगा, इसलिए राज्यपाल ने ये रोका हुआ है। बार बार आप लोग राज्यपाल पर उंगलियां कर रहे हैं, राज्यपाल को ये आरोप लगा रहे हैं कि वो पास नहीं कर रहे हैं। कृष्णा जी, भाजपा के प्रवक्ता जी ये बता रहे हैं कि विधि सम्मत नहीं है। एक बात बता दीजिए मुझे तिवारी जी, क्योंकि विधान परिषद से बड़ा और कोई हो ही नहीं सकता। जितने भी कानून बनते हैं विधान परिषद में बनते हैं। और रही बात विधान परिषद में पारित होने के बाद भारतीय जनता, मैंने आपको स्मरण और दिलाऊंगा मैं और मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 7 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलते हैं और उनको मना करते हैं इस बिल पर हस्ताक्षर न करने का। बिल्कुल, किसी भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया है, आप झूठ मत बोलिए। सदन के अंदर भी सपोर्ट किया है। नहीं, और हमने स्पष्ट रूप से हमेशा कहा है, आप झूठ मत बोलिए। नहीं, झूठ मत बोलिए। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं ना, आप झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया सदन के अंदर भी और बाहर भी। जब भूपेश बघेल की सरकार जब से बनी है, हर वर्ग को, केवल आदिवासी नहीं, हर वर्ग को तवज्जो देते हुए, उनका ख्याल रखते हुए, हर एक युवाओं का उनकी मंशा के अनुरूप उन्होंने ये हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। और आरक्षण विरोधी नहीं, इसमें बीजेपी कहां से आगे ये पूछ रहे हैं वो। बीजेपी का क्या भूमिका लग रहा है आपको? क्या रोल है बीजेपी का? अभी तक बीजेपी एक बार भी विधान परिषद में सभी लोग समर्थन किया है उन्होंने। एक स्वर में उन्होंने बोला कि विधान परिषद में ये होना चाहिए, विधेयक आना चाहिए। अरे सर्वसम्मति से पारित है भाई, आप ही बोल रहे हैं। कैसा कर रहे हो आप? सर्वसम्मति से पारित है, बाद में नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है कि आप बाद में नहीं बोल रहे हैं, राज्यपाल को नहीं बोल रहे हैं। देखिए मैं आपसे एक बात कह देता हूं, मैं मरकाम जी, देखिए ये सब कांग्रेस भाजपा तो एक जगह है भैया, आप स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं, आपको तो 32% पहले मिल रहा था ना। 17 दिसंबर 2018 को कांग्रेस की सरकार बनी, 16 दिसंबर 2018 तक भाजपा की सरकार थी, 32% मिल रहा था ना आपको। 32% गया आपका है, आपका 32% आज आपको नहीं मिल रहा है, छिना आपका, और आपका बढ़ने वाला भी नहीं। आप तो अपने ही 32% लेके जा रहे हैं। ये जितनी भी बातें आ रही है ना भैया, और भारतीय जनता पार्टी अगर मान लीजिए सदन के अंदर आपका प्रस्ताव का समर्थन कर चुकी है, लेकिन आपका यह कहना कि सदन सर्वोच्च होता है, नहीं, देश में संविधान सर्वोच्च होता है। उसमें विशिष्ट परिस्थितियां जब तक ना हो, आपको संविधान के अंदर अगर आरक्षण को, ये बड़ा गंभीर विषय है, आपको उसका वैधानिक पूर्ति करनी पड़ेगी। आपने वैधानिक पूर्ति की नहीं है। आपने वैधानिक रूप से
अब गलत एक ड्राफ्ट बनाया है जिसमें क्वांटिफाइबल डेटा आपके पास में नहीं है, जिसमें उस कमेटी की रिपोर्ट आपने नहीं ली है, जिसमें आपने वो वर्किंग की नहीं है, आपने विशिष्ट परिस्थितियों का जो उल्लेख करना चाहिए वो आपने उसमें किया नहीं है, और जब तक आप उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे ये कोर्ट में लागू नहीं हो वाजपेयी जी, पाएगा। लेकिन ये सब चीजें बाद की है। कानून अगर बन गया है, बाद में इसको चैलेंज के आधार पे ये बाद में आएंगी सारी चीजें। कोई अगर इस आधार पे उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे, उस सवाल का कोई जवाब सरकार की तरफ से ठोस जवाब नहीं गया। जवाब एक गया कि राज्यपाल को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, कहीं ना कहीं उनके पास कलेक्शन है, तब उन्होंने दावे के साथ बोला। दूसरी बात, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को ये भी बोला है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। अरे भैया, और 16/4/2023 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब जी ने जातिवाद करिए, आदरणीय सुनिए तो, अरे लेकिन जो वैधानिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति करिए। नरेंद्र मोदी के साथ 2021 में जनगणना करती थी, लेकिन अभी तक जनगणना के लिए उनकी अभी यहाँ पे युवाओं की भर्ती नहीं हो पा रही है। आप यहाँ के आरक्षण पे बात करिए। छत्तीसगढ़ के अंदर जो काम आपको करना है, या तो आप संवैधानिक सीमा में ले आते, आप संवैधानिक सीमा में नहीं ला सकते तो जो उसको पार करने के नियम हैं, उसके जो कानून है उसका पालन कर लेते। आपने एक का भी जवाब नहीं दिया, आपने आज तक क्वांटिफाइबल डेटा नहीं दिया है, आपने ये तो लेकिन आवश्यकता है ना, चैलेंज होगी तब की बात है ना वाजपेयी जी। अभी तो पास होने दीजिए, अभी तो ओके करके भेजिए। नहीं, देखिए इन्होंने जब ये सवाल पूछा गया ना तो उसका जवाब देने के बजाय राज्यपाल जी से इन्होंने ये कहा कि भाई आपको ये पूछने का अधिकार ही नहीं है, आप केवल दस्तखत करिए, आप हस्ताक्षर करिए, आपको ये सब पूछने का अधिकार नहीं है, आपको हमारा इस अवैध काम में हिस्सा बनना पड़ेगा। चलिए कुंदन जी के पास चलते हैं। कुंदन जी, मैंने तो ये भी देखा कि आप पैदल यात्रा दंतेवाड़ा से लेकर राजभवन तक आए। आपने तो अपनी बात रख दी होगी, राज्यपाल क्या कह रहे हैं? राज्यपाल का रुख क्या आपको दिखाई दे रहा है? इतने पैदल यात्रा करके आपने अपनी मांग रखी। यात्रा करते हुए हम निकले वहां से दंतेवाड़ा से। मैंने ही उसकी अगुवाई करी, सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग। हम बहुत सारे आदिवासी भाई बहनों के साथ हम वहां से निकले, लेकिन जिस दिन हम रायपुर जिले में एंट्री करे उसी दिन राज्यपाल जी का यहाँ से मतलब बदल गई वो पत्र तो दे दिया आपने। लेकिन हम वहां पर गए, लेकिन वो हमसे तब भी नहीं मिली, वो यहाँ पर थी, क्योंकि उसी दिन उनका आदेश आया था कि वो यहाँ से हट गई है करके। लेकिन तब भी वो नहीं मिली, हमने तब भी पत्र दे दिया। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा भैया कि जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना है और हमको आरक्षण मिला कब है ये बता दीजिए। सन 2012 में जब आदिवासी समाज ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, जेल गए, तब सरकार के ऊपर प्रेशर डेवलप हुआ और 2012 में हमें हमारा 32% आरक्षण मिला, जो अभी तो 7-8 मतलब 10 साल भी वो नहीं हुआ है। उसके बाद वो फिर वापस हो गया। अब लेकिन इससे आदिवासी समाज पहले ही समझ लीजिए 2000 से 2012 12 साल पहले ही नुकसान हो गया। उसके बाद फिर अभी नुकसान हुए जा रहा है। हम नहीं, लेकिन 12 से आप लोगों को 32% आरक्षण मिलता रहा है। जी जी, लेकिन हाँ, उसके पहले 20% मिलता था, अभी भी 20% मिलना चाहिए। देखिए जो वंचित वर्ग है, जो ऐसा वर्ग है जिसको साथ लेने के लिए थोड़ा सा हमको दक्षता के मानदंडों में अगर समझौता करना है तो करके भी साथ लेना चाहिए, ऐसा संविधान की भावना है। मगर उसका एक संतुलन बनना चाहिए, ये भी संविधान की भावना है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कुछ सवाल कोई राज्यपाल जी के दिमाग में आता है तो उनको पूछने का अधिकार तो आपको बताना चाहिए, प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। चाहूंगा कि जैसे राजभवन के पास ये लंबित है, अब राजभवन इसे पास करेगा, फिर कोई ना कोई इसे चैलेंज करेगा कोर्ट में, तो ये जो जवाब है, जो सरकार जवाब देगी वो कोर्ट को देगी। अब भाई राजभवन थोड़ी नहीं इसको डिफेंड करेगा कोर्ट में। देखिए मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं, इसलिए तो जब ये पास हो गए कोर्ट में चैलेंज, चलिए वाजपेयी जी जवाब देंगे। निश्चय जी, एक चीज समझिए, आप तो 32% आरक्षण के लाभार्थी थे, आपका 32% छीना है और अभी भी आप 32 ही मांग रहे हैं, आप तो 33 भी नहीं मांग रहे ना। आपका तो नुकसान हो गया, आपका तो कोई आपका ही नुकसान हुआ है, ये केवल आदिवासी समाज का नुकसान हो रहा है। लेकिन आपको एक चीज समझनी चाहिए कि अगर आप जाकर के अपने मन से राज्यपाल के शक्तियों पे सवाल उठाने लग जाएं, वैधानिक आवश्यकता पे सवाल उठाने लग जाएं, राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा की बातें करने लगे, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति की मंशा क्या ये समझिए, आपका आरक्षण छीना है ना, आपका सवाल मैं कृष्णा जी के पास चल रहा हूँ। कृष्णा जी, कुल मिलाकर आरक्षण को आप लोग बहाल कर सकते थे, 32% जो इनको आरक्षण मिलता था वो मिल सकता था, लेकिन आप लोग ओबीसी के शामिल करने के लिए जो नया एक तरीके से प्रावधान लाए, नया स्वरूप लाए, उसके वजह से अटका हुआ है और इसलिए आप आदिवासी समाज के हैं। इस बात को आप भी महसूस करते होंगे कि नुकसान तो आदिवासी समाज का हो रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। दूसरी बात, क्या प्रोपेगेंडा है? एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या प्रतिनिधि राज्यपाल को बोले हैं क्या कि प्रोपेगेंडा क्या है? आप हस्ताक्षर कीजिए, लेकिन नहीं,
कहीं ना कहीं आरएसएस की शाखा कार्यालय नागपुर और नरेंद्र मोदी जी और छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं चाहते। और रही बात आरक्षण की, 16 दिसंबर 2018 तक मिला है भाई। भूपेश बघेल जी हर वर्ग को तवज्जो देते हुए, चाहे वो अरे तो नुकसान हो रहा है आदिवासी समाज का, आपका तो लागू नहीं हो पा रहा है। देखिए ये जो हमारा कहना ये है कि प्राथमिकता के तौर पे जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हमारे बंधु हैं, जो हमारे ओबीसी वर्ग के बंधु हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पे निश्चित तौर पे आरक्षण मिलना चाहिए, तत्काल मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिलता था और भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। कांग्रेस पार्टी के शासन काल में भी मिलेंगे। अरे कहाँ मिल रहा है? अरे भैया कोर्ट में डिफेंड नहीं किए, वकील खड़ा नहीं हुआ। आपके यहाँ नान घोटाले के अधिकारियों के लिए बड़े बड़े वकील आए लाखों रुपया देकर के सरकार की तरफ से, लेकिन आदिवासी समाज के आरक्षण के लिए वकील खड़ा नहीं हुआ कोर्ट में। भाई साहब आप बताइए क्या है इसका जवाब, क्या है? आप क्या तो, और जिस व्यक्ति ने याचिका लगाई थी उसको आपने राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया है। मरकाम जी जिसने आरक्षण के, आदिवासी आरक्षण के खिलाफ याचिका लगाई थी, उसको आपकी सरकार ने, कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया है। क्या कहना है आपका इस पे? बोल रहे हैं वो। चलिए विषय में आते हैं, ये सब विषय से भटकाव है, लेकिन हमारा सवाल यही है कि जो नौकरियां हैं वो अटकी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं आरक्षण बिल का, कांग्रेस इंतजार कर रही है राज्यपाल का। अब ये पत्र के माध्यम से मांग केंद्र तक पहुंचाई गई है कि जो कैप है वो हट जाए तो शायद ये सीमा के अंतर्गत सब लोग आ जाएंगे, पर संवैधानिक प्रावधानों की अड़चन जो है वो बनी रहेगी। ऐसे में कुंदन जी, अब आप लोग का समाज क्या इसमें विचार कर रहा है, क्योंकि स्पष्ट हो चुका है कि कहां पर क्या चीज अटकी है, दोनों ओर से कहीं ना कहीं कुछ कुछ गलतियां हैं। समाज का क्या कहना है, क्या रुख है? देखिए हम इस संबंध में और भी कई बार मुलाकात किए हैं हमारे जनप्रतिनिधियों से, मंत्री महोदय से। हमने अपनी बातों को उनके सामने स्पष्टता से रख दिया कि भाई इस प्रकार का प्रकरण है, जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा आप लोग का भी नुकसान है, हम युवाओं का नुकसान है, आदिवासी समाज का नुकसान है, क्योंकि नुकसान सिर्फ आदिवासी समाज का हो रहा है, क्योंकि हमको 6-7 साल ही आरक्षण मिला, उसके अलावा नहीं मिला। छत्तीसगढ़ तो 2000 से बना हुआ है, 2023 चल रहा है अभी, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कुछ उनका यही जवाब था कि अभी तक हमारा आरक्षण विधेयक वहां पर लंबित है। अब वो तो अनिश्चित काल के लिए रख सकते हैं राज्यपाल महोदय, वो कोई दिक्कत, उसमें उनकी शक्ति है, वो तो उनका पावर है कि वो उतने दिन तक रख सकते हैं। लेकिन इससे फायदा क्या हो रहा है? न समाज को फायदा हो रहा है, न युवाओं को फायदा हो रहा है। अब भर्तियां पूरी अटक जाएंगी और मुझे तो नहीं लगता कि चुनाव तक भी ये होगा। तो भाई आदिवासी समाज अभी बहुत इसी मंथन में है कि आखिर करे तो करे क्या। हम 2 बार राजभवन घेराव कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। 27 दिसंबर को हमने राजभवन घेराव किया, उसके बाद हम पद यात्रा करके आए थे, तब भी हम राजभवन घेराव करना चाह रहे थे, लेकिन हमें पहले ही रोक दिया गया और मुलाकात कर अधिकारियों से, अधिकारी भी नहीं मिले भाई। हम सोचिए दंतेवाड़ा से रायपुर आए और वहां के एक प्यून ने हमारा लेटर लिया, अभी हमारे पास फोटो भी है उसका। नहीं, राज्यपाल के सचिव होते हैं उनसे नहीं सचिव कोई नहीं आया, प्यून था, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या युवाओं क्या बोलेंगे? हम इतना थके हुए थे, नहीं तो मैं तो वहीं पर धरने में बैठने वाला था। दंतेवाड़ा से रायपुर आना कोई छोटा मोटा बात नहीं। विधेयक आया था उसी समय अरविंद नेताम जी ने कहा था, आदिवासी समाज से बात कही थी कि भूपेश बघेल जी की मनसा साफ नहीं है, वो आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने के लिए बिल लेकर आए। देखिए आप, उनको कितना अनुभव है, उन्होंने इस बात को आज से 4 महीने पहले कहा था और ये भुगत रहे हैं। ये जानबूझ के ऐसा एक कानूनी दांवपेच में फंसा करके भूपेश बघेल जी ने इसको खत्म करने का काम किया। इसका पूरा दोष, ये जो आज स्थिति बनी हुई है युवाओं के साथ, आदिवासी समाज के साथ, अनुसूचित जनजाति समाज के साथ, सतनामी भाइयों के साथ, जो ओबीसी भाइयों के साथ ये जो स्थिति बनी हुई, इसके लिए पूरी तरीके से भूपेश बघेल जी की सरकार दोषी है। उसने कोई वर्किंग वैसी की नहीं, कानून को धता बताते हुए काम कर रहे हैं, इसलिए ये स्थिति निर्मित हुई है। और ये इसको कोई युवा माफ नहीं करेगा। ध्यान में रखते हुए माननीय भूपेश बघेल 73% लाए, कहीं ना कहीं उनके पास कुछ डेटा है, कलेक्शन है। रही बात, आदिवासी समाज जानता है उनका हितैषी कौन है, उनके परम हितैषी कौन तो मिल नहीं रहा है आप लोगों को। लेकिन अरविंद नेताम जी ने बोला था, आपको याद है कि नहीं मरकाम जी? अरविंद नेताम जी ने बात बोली थी 4 महीना पहले और वो स्थिति चल रही है। सर्व आदिवासी समाज बूढ़ा तालाब के पास
एक आंदोलन किए थे, माननीय राज्यपाल के द्वारा एक सूचना आई कि मुलाकात करना चाहते हैं। पूरे कुंदन जी ठाकुर जी हैं, मैं भी था साथ में, पूरे राज्यपाल भवन गए और जाने के बाद हमको बकायदा वो अंदर बिठाया, बिठाने के बाद पता चलता राज्यपाल का तबीयत खराब हो गई। मतलब उनका मनसा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संकेत मिल चुका था और भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना रुख नहीं कि कितने बार उन्होंने राज्यपाल को गलत ज्ञापन दिए। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्ष में सरकार है, आप देख लेंगे केंद्र की सरकार ने 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की वादा की थी। कितने आज 9 साल हो गए, कितने लोगों को रोजगार मिली? आरक्षण की बात पे आइए। आपकी सरकार में आदिवासी समाज का 32% आरक्षण समाप्त हुआ है। आदरणीय मरकाम जी चाहते नहीं वहाँ पर। अरे भैया वाजपेयी जी नहीं हुआ वाजपेयी जी, लेकिन ये भी बात सही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जो है आरक्षण की दावेदारी होती है। अगर ये मिल जाएगा नहीं तो क्या गलत है? अगर पिछड़े वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है तो उतनी तो मिलनी चाहिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, मेरा ये कहना है कि देश, भारत देश जो है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से चलता है। संविधान के जो प्रावधान है उसको सबको पालन करना पड़ेगा। सुनिए ना, संविधान में अगर कोई एक प्रावधान है आरक्षण से संबंधित, उसका पालन राज्य सरकारों को करना चाहिए, संवैधानिक पद में बैठे लोगों को करना चाहिए, जिसका पालन भूपेश बघेल जी की सरकार ने नहीं किया। इसलिए ये उलझन पैदा हुई। ये उलझन जानबूझ के एक षड्यंत्र की मानसिकता में पूरी। मरकाम जी जवाब देंगे। मरकाम जी, ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, इस तरीके के भी आरोप हैं। वर्ग के चाहे अनुसूचित जाति हो जनजाति, आप विरोधी है शुरू से, कभी उत्थान चाहते नहीं। आप तो बड़े लोगों के, पूंजीपतियों के सहयोगी हैं, इससे स्पष्ट हैं। आप देख रहे हैं आए दिन मीडिया में आए दिन खबर आ रही है। मरकाम जी सुनिए ना, आपने जो वैक्सीन लगाई है, जो देश के प्रत्येक नागरिक को जो कोरोना की वैक्सीन लगी है मुफ्त में, जो 80 करोड़ हमारे दीन बंधुओं को, दीन भाइयों को जो मिला है मुफ्त में राशन पूरे कोरोना काल में, जो प्रधानमंत्री आवास में गरीब भाइयों को मकान मिल रहे हैं, ये सब क्या पूंजीपतियों के लिए योजना है? 500 रुपए हर हमारी माता बहन के, गरीब माता बहन के भोजन का। चलिए वाजपेयी जी, आप करेंगे क्या? ये क्या पूंजीपति? मरकाम जी, अब क्या कदम होगा? कांग्रेस क्या चाहती है? केवल राज्यपाल को कोसने से या राज्यपाल की खामियां बताकर तो रास्ता नहीं निकल सकता। कांग्रेस क्या कर सकती है इस मामले में? क्या उसके पास है ऑप्शन? 16 अप्रैल को उन्होंने एक पत्र लिखे कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, तो 2021 में होना था, अभी तक नहीं हो पाया। और अभी तक माननीय भूपेश बघेल जी प्रधानमंत्री को उन्होंने जाकर के मुलाकात भी किए हैं और उन्होंने बोला भी है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। जातिगत जनगणना एक बड़ा रास्ता है जी। ठीक है कुंदन जी, जातिगत जनगणना होगी तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, आप लोगों की भी संख्या पता चल जाएगी, पिछड़ा वर्ग की भी पता चल जाएगी। इंतजार करेंगे इतने दिन के लिए? देखिए, वो तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो महामहिम जी के पास लंबित है उसका कोई उपाय नहीं है। अगर वो वापस करेंगे कि इसको अमेंडमेंट करके आप फिर वापस भेजो, तो उसको जैसा भी भेज दिया, कम करके भेज दे, तो उनका मजबूरी हो जाएगा साइन करना, फिर वो कानून का रूप ले लेगा। लेकिन जब तक वो उस कानून नहीं बनेगा, तब जब वो चैलेंज होगा, जब कोर्ट पूछेगी राज्य शासन से कि आपने किस परिस्थिति, कौन सी विशेष परिस्थिति थी, ST/SC को संविधान में मिला, OBC को मंडल कमीशन के कारण मिल रहा है जो 27% मिल रहा है, और EWS जो अभी केंद्र सरकार लागू करी उसके कारण, तो ये चीज को सरकार वहां डिफेंड करेगी ना कि राजभवन में डिफेंड करेगी। चलिए 30 सेकंड वाजपेयी जल्दी बात बोलिए फिर। ये तो आदिवासी समाज के लिए वकील ही नहीं लगाते, इनके जितने वकील लगे हैं केवल भ्रष्ट अधिकारियों के लिए लगते हैं। आप जब 58% का आरक्षण ये जो नहीं डिफेंड कर पाए भैया कोर्ट में, कुंदन भाई सुनिए, मैं आपको देखिए, इसको राजनीति से थोड़ा सा अपन हट के सोचें। हमारा कहना यह है कि पहला अधिकार जो बनता है हमारे आदिवासी समाज का, हमारे अनुसूचित जाति समाज का, है ना, OBC वर्ग के अलग ला दिया जाए, गरीबों का, उनका अधिकार बनता है पहला।
आरक्षण अलग से में नहीं है उनके लिए। आरक्षण में ये वर्ग इनको पहले मिलना चाहिए। अब आप इतनी सारे कानूनी पेच पैदा कर दीजिए कि इनको मिल नहीं पाए इनका अधिकार, और आप समझ ही नहीं रहे कि इस उलझन को पैदा करने वाली भूपेश बघेल की सरकार है। चलिए 30 सेकंड है। मरकाम जी, कृष्णा जी, जल्दी बता दीजिए इस तरीके की बातें सामने। यही चाहता हूँ आदरणीय तिवारी जी कि भारतीय जनता पार्टी चलो एक बार हो जाए, चलो राज्यपाल को निवेदन साथ में चलिए, साथ में चलिए। अरे हम तो सदन के अंदर ही पूरा पारित करके दे दिया आपको भाई साहब। ठीक है, चलिए ये मुद्दे पे अभी लगातार बहस का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए ज्यादा बहस नहीं हो पाएगी, लेकिन कदम बढ़ा दिए गए हैं। केंद्र से भी मांग की जा रही है, राज्यपाल से भी मांग की जा रही है, और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला होगा जिससे कि कुंदन जैसे युवाओं को इस आरक्षण का लाभ मिल सके। हमारे साथ वाजपेयी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदन सिंह जी थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। और कृष्णा मरकाम जी, आपने भी अपनी राय रखी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ का एक ऐसा मसला जो युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, अटका है विधेयक तो अटकी है नौकरियां। आरक्षण जल्द से जल्द रास्ता अगर इसका नहीं खुलता तो इस तरीके की स्थितियां युवाओं के लिए भविष्य के खतरे की घंटी है। फिलहाल इस मामले को सुलझाने की जरूरत बनी हुई है। आज की चर्चा में इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।